मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज फिर हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम हिस्ट्री 9 मेजर कोर्स पूर्णिया यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आज का हमारा टॉपिक है 18वीं सदी में दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम के लिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी के लिए। आइए इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। शॉर्ट वीडियो है। पहला जो हमारा टॉपिक है 18वीं सदी में दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति। 18th सेंचुरी में मैंने 18वीं सदी मतलब 1700 से 1800 के जो पीरियड है 1700 से लेकर के 1800 तक का पीरियड, वो कहलाता है 18वीं सदी। 18th सेंचुरी, एक सेंचुरी में 100 वर्ष होता है। शताब्दी भी बोला जाता है, सदी भी बोला जाता है, दोनों का मतलब होता है 100 वर्ष। तो 18वीं सदी में दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया की राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल स्टेटस कैसा था? दक्षिण भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी 18वीं सदी में? दक्षिण भारत किस प्रकार का था, यही हमको जानना है। 18वीं सदी में 18th सेंचुरी में दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में हमको जानना है। 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की राजनीति अस्थिरता और शक्ति संतुलन का केंद्र थी। कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की जो पॉलिटिक्स थी, जो राजनीति थी, वो अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता और शक्ति संतुलन, पावर का बैलेंस ऑफ पावर, ये दो चीज़ों का क्या थी? केंद्र थी, सेंटर थी। ठीक है, सेंटर ऑफ अनस्टेबिलिटी या सेंटर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, ये भी कह सकते हैं। 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की जो राजनीति थी, जो पॉलिटिक्स थी, वो अस्थिरता से थी, अनस्टेबिलिटी, अस्थिर, और शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, इन दोनों का केंद्र थी। कौन केंद्र थी? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत सेंटर थी दो चीज़ों का, राजनीति अस्थिरता और शक्ति संतुलन। मुगल प्रभाव के कमज़ोर पड़ने और यूरोपीय शक्तियों ब्रिटिश और फ्रांसीसी के उदय के साथ यह क्षेत्र कई स्वतंत्र शासकों और युद्धों का गवाह बना। कह रहा है कि जब मुगल प्रभाव कमज़ोर हो गया, मुगल साम्राज्य का जब डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया, तो उस समय यूरोपीय शक्ति जैसे कि ब्रिटिश और फ्रांस का उदय हुआ। ब्रिटिश और फ्रांसीसी के उदय के साथ यह क्षेत्र, जो साउथ इंडिया का ये जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का, कई स्वतंत्र शासकों, बहुत सब इंडिपेंडेंट रूलर आए यहाँ, बहुत सारा युद्ध हुआ, युद्धों का गवाह बना। कौन गवाह बना? किसने युद्ध को देखा? किसने स्वतंत्र शासकों को देखा? तो दक्षिण भारत को कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत जो है वो गवाह बना। किस चीज़ का गवाह बना? स्वतंत्र शासकों मतलब आज़ाद रूलर्स, इंडिपेंडेंट रूलर्स का, युद्धों का, वार का एक क्या बना? ये गवाह बना। तो 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की राजनीति अस्थिरता और शक्ति संतुलन का केंद्र थी। 18वीं शताब्दी में साउथ इंडिया का जो पॉलिटिक्स था वो अनस्टेबिलिटी और बैलेंस ऑफ पावर का क्या बन गया था? सेंटर बन गया था। मुगल प्रभाव के कमज़ोर पड़ने, जब मुगल प्रभाव कमज़ोर पड़ गया, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, तो उस समय ब्रिटिश और फ्रांसीसी, ये इन शक्तियों का क्या हुआ? उदय हुआ, राइज हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी उसी वक्त, और फ्रांसीसी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, इसी को लिखा है यूरोपीय शक्ति। तो यूरोपियन पावर्स का राइज हो रहा था, और उसी समय यह क्षेत्र, ये जो दक्षिण भारत था, स्वतंत्र शासक, इंडिपेंडेंट रूलर्स और अनेक युद्धों का क्या बना? गवाह बना। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। आगे करा है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, उसके बाद मुग़ल सूबेदारों ने दक्षिण में स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, तब मुग़ल सूबेदार ने दक्षिण में, साउथ में
स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस की ओर क्या बढ़ाया, कदम बढ़ाया। मराठों ने भी दक्षिण में आक्रमण शुरू किए। मराठों भी अपना जो है दक्षिण में क्या किए, आक्रमण शुरू किए, जिससे अराजकता बढ़ी। जिससे क्या बढ़ी, अराजकता। अराजकता मतलब क्या होता है, बुराई, गलत तरीके से काम करना, कोई भी अराजकता कहलाता है। प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कुछ भी करना क्या कहलाता है, अराजकता। कानून व्यवस्था के खिलाफ अगर कोई काम करते हैं तो वो कहलाता है अराजकता। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में जब हो गई तो उसके बाद मुग़ल सूबेदारों ने दक्षिण में स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया। मराठों ने भी दक्षिण में क्या किया, अटैक शुरू कर दिए, आक्रमण शुरू कर दिए, जिससे अराजकता बढ़ी। दक्षिण भारत में अराजकता बढ़ गई। उधर मुग़ल सूबेदारों ने भी दक्षिण की ओर कदम बढ़ाए, इधर मराठों ने भी दक्षिण पर आक्रमण शुरू किया, जिससे दक्षिण भारत में क्या बढ़ गई, अराजकता। कुछ प्रमुख शक्तियों के बारे में देखते हैं दक्षिण भारत में उस समय, उस काल में। तो हैदराबाद पहला लिखा है, हैदराबाद। दूसरा मैसूर, तीसरा मराठा प्रभाव, चौथा कर्नाटक और तंजौर, और पांचवा त्रावणकोर। ये सब जो जिसका नाम अभी मैंने लिया, ये सब दक्षिण भारत की उस समय प्रमुख शक्तियाँ थी, पावर थी दक्षिण भारत में। इनका नाम था 1700 से लेकर के 1800 का पीरियड में, मतलब 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में पूछा है कि दक्षिण भारत की क्या स्थिति थी। तो उस समय ये जो शक्तियाँ थी वो प्रमुख थी। उस समय ये प्रमुख शक्तियाँ थी, हैदराबाद, मैसूर, मराठा प्रभाव, कर्नाटक और तंजौर, और त्रावणकोर। ये बड़ी बड़ी इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। हैदराबाद में लिखा है, निजामुल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद की नींव रखी। हैदराबाद जो अपना अस्तित्व कब आया, 1724 में। और इसकी नींव, इसका जो बेस, पिलर, फाउंडेशन किसने किया, निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद की नींव रखी। यह राज्य दक्कन का सबसे शक्तिशाली केंद्र बना। यह जो राज्य था हैदराबाद, ये दक्कन का सबसे पावरफुल सेंटर था। दक्कन प्लेटू नाम सुना होगा आपने, दक्कन प्लेटू। भारत जो है बहुत सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में बटा हुआ है, पहाड़, नदी, झरना, पठार, समुद्र, कोस्टल एरिया। ज्योग्राफी में छोटा क्लास में पढ़े होंगे कि रिलीफ एंड फीचर्स, भारत साथ उसी में दक्कन प्लेटू भी आता है, दक्कन का पठार। तो दक्कन का निजामुल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद की नींव रखी। यह राज्य दक्कन का सबसे शक्तिशाली केंद्र बना, सबसे पावरफुल सेंटर बना। निजाम ने मराठों और यूरोपीय शक्तियों से संतुलन बनाए रखा। निजामुल मुल्क ने मराठों से भी और यूरोपीय शक्ति दोनों के भी संतुलन बनाए रखा। दोनों से निजामुल मुल्क का बातचीत होता था, दोनों शक्तियों से, दोनों मराठों से भी और यूरोपीय शक्ति दोनों से संतुलन बनाए रखा। ये किसी के पक्ष में नहीं, दोनों के साथ था, मराठों के साथ भी और यूरोपीय शक्तियों के साथ। निजामुल मुल्क, इसने हैदराबाद की नींव रखी थी 1724 में। निजामुल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद की नींव रखी। यह राज्य दक्कन का सबसे शक्तिशाली केंद्र बना। निजाम ने मराठों और यूरोपीय शक्तियों से संतुलन बनाए रखा। दूसरा है मैसूर। मैसूर का नाम आते ही टीपू सुल्तान का नाम आता है। तो हैदर अली ने 1761 में मैसूर की सत्ता संभाली। 1761 में मैसूर का जो सत्ता था, पावर था, साम्राज्य था, किसने संभाला, हैदर अली। हैदर अली ने 1761 में मैसूर की सत्ता संभाली और इसे एक सैन्य शक्ति बनाया, सेना का शक्ति बनाया। उनके पुत्र टीपू सुल्तान, हैदर अली के ही पुत्र थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के अब्बा का नाम था हैदर अली। तो हैदर अली ने 1761 में मैसूर की सत्ता संभाली और इसे एक सैन्य शक्ति बनाया। उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े। मैसूर ने, अभी कर्नाटका, मैसूर
करंट में मैसूर किधर है? कर्नाटका। मैसूर ने तकनीकी और सैन्य नवाचार को अपनाया। मैसूर ने टेक्निकल और जो सेना में जो इनोवेशन, नवाचार, नई तरीके, नई तकनीक, नए नए तरीके को क्या किया? अपनाया मैसूर ने। तो ये भी उस समय की प्रमुख शक्ति थी दक्षिण भारत की। हैदर अली ने 1761 में मैसूर की सत्ता संभाली और इसे एक सैन्य शक्ति बनाया। उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े। मैसूर ने तकनीकी और सैन्य नवाचार को अपनाया। तीसरा है मराठा प्रभाव। बाजीराव प्रथम ने दक्षिण में तंजौर और तिरुचिनापल्ली तक मराठा शक्ति का विस्तार किया। मराठों ने भी दक्षिण पर आक्रमण शुरू किए थे, तो उसी काल में बाजीराव प्रथम, ठीक है, बाजीराव प्रथम ने दक्षिण में तंजौर और तिरुचिनापल्ली, ये 2 जगह तक क्या किया? मराठा शक्ति का, मराठा अंपायर का विस्तार किया। बाजीराव प्रथम ने दक्षिण में, साउथ में तंजौर और तिरुचिनापल्ली तक मराठा शक्ति का विस्तार किया, एक्सपेंशन किया, मराठा शक्ति को एक्सपेंड किया, फैलाया, विस्तार किया। कहाँ से कहाँ तक? तंजौर में तिरुचिनापल्ली तक। ये सब दक्षिण भारत में जगह का नाम है। तंजौर साउथ इंडिया का जगह सब है, तंजौर, तिरुचिनापल्ली, ठीक है, ये सब साउथ का जगह है। बाजीराव प्रथम ने दक्षिण में तंजौर और तिरुचिनापल्ली तक मराठा शक्ति का विस्तार किया। हालांकि पानीपत की हार 1761 के बाद उनका प्रभाव कम हुआ। पानीपत की हार जब हो गई, मराठा हार गए थे पानीपत में, तब फिर मराठा का प्रभाव कम हो गया। पानीपत की हार से पहले मराठा ने दक्षिण भारत में अपना शक्ति का विस्तार किया था, तंजौर और तिरुचिनापल्ली तक। लेकिन जब पानीपत की लड़ाई में, बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था, उसमें जब हार गए मराठा, तो फिर उनका प्रभाव कम हो गया। उसके बाद है कर्नाटक और तंजौर। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के मराठा शासक छोटे लेकिन प्रभावशाली थे। कह रहा है कि कर्नाटक के नवाब और तंजौर के जो मराठा रूलर थे, शासक थे, वो छोटे थे लेकिन प्रभावशाली थे, इफेक्टिव थे। ये राज्य हैदराबाद और मैसूर के बीच संतुलन बनाते थे। हैदराबाद और मैसूर के बीच बैलेंस बनाने का काम करते थे कर्नाटक और तंजौर। उसके बाद त्रावणकोर। मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर को मजबूत किया। त्रावणकोर को मजबूत करने का श्रेय किसको जाता है? मार्तंड वर्मा। और 1741 में डच को हराया। 1741 में डच को हराया मार्तंड वर्मा, क्योंकि यूरोपियन शक्ति भी भारत पर जो है वो आक्रमण कर रही थी। डच, पुर्तगीज, ब्रिटिश, फ्रांस, सब लोग भारत पर आंखें गड़ाए हुए थे, सब लोग आ रहे थे भारत पर। तो उसी बीच डच को हराने का काम किया मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर को मजबूत किया और 1741 में डच को हराया। यह दक्षिण पश्चिम में एक स्वतंत्र शक्ति बना, इंडिपेंडेंट पावर बना। मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर को मजबूत किया और 1741 में डच को हराया। यह दक्षिण पश्चिम में एक स्वतंत्र क्या बना? शक्ति बना। तो जो प्रमुख शक्तियां हमने देखा, हैदराबाद, मैसूर, मराठा प्रभाव, कर्नाटक और तंजौर और त्रावणकोर, तो ये साउथ में ये क्या था? प्रमुख शक्ति था। 18वीं सदी में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों ने, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनियों ने दक्षिण में क्या बढ़ाया? अपना प्रभाव बढ़ाया, अपना इफेक्ट बढ़ाया। 18वीं सेंचुरी में, 18वीं सदी में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों ने दक्षिण में भी अपना प्रभाव बढ़ाया। कर्नाटक युद्ध जो चला 1746 से 1763 तक, इसमें दोनों ने स्थानीय शासकों का इस्तेमाल किया। दोनों ने जो
रूलर थे उसका क्या किया, इस्तेमाल किया अपनी कंपनी को बढ़ाने में। स्थानीय रूलर जो वहाँ के रूलर थे उसका साथ लिया, उसको अपने साथ कर लिया। ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी, ब्रिटिश कंपनी और फ्रांस की कंपनी। 18वीं सदी में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों ने दक्षिण में प्रभाव बढ़ाया। कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 1763 तक चला, इसमें दोनों ने स्थानीय शासकों का, जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे, उनका इस्तेमाल किया अपनी कंपनी को मजबूत करने के लिए। अंग्रेज़ों ने आकिट 1751 और मैसूर युद्धों के जरिए प्रभुत्व जमाया, अपना डोमिनेंस प्रभाव को जमाया। आकिट युद्ध जो कि 1751 में और मैसूर युद्ध जो 1767 से 1799 तक चला, उसके जरिए अपना प्रभुत्व जमाया। दक्षिण भारत में सैन्य गठबंधन, सेना का गठबंधन, व्यापार और क्षेत्रीय विवाद प्रमुख थे। दक्षिण भारत में क्या क्या प्रमुख थे, तो सैन्य गठबंधन, सेना का गठबंधन, व्यापार, बिजनेस और क्षेत्रीय विवाद, रीजनल जो विवाद था आपस में, डिस्प्यूट, रीजनल डिस्प्यूट, क्षेत्रीय विवाद के लिए जाना जाता था दक्षिण भारत। सैन्य गठबंधन, व्यापार और क्षेत्रीय विवाद प्रमुख थे। स्थानीय शासकों ने यूरोपीय तकनीक अपनाई, जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने यूरोपियन टेक्निक अपनाया, लेकिन आंतरिक एकता की ओर कमी थी। इंटरनल जो एकता थी, यूनिटी थी, उसकी कमी थी लोकल शासकों में, लोकल रूलर में। एक दूसरे को ही हराने पर तुले रहते थे। आंतरिक एकता नहीं थी, इंटरनल यूनिटी नहीं थी। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हम लोग पढ़ते आते हैं हमेशा, एकता में बल होता है, लेकिन एकता नहीं थी वहाँ के स्थानीय शासकों में। स्थानीय शासकों ने यूरोपीय तकनीक अपनाई, लेकिन आंतरिक एकता की कमी थी, जिसके कारण वह कुछ खास प्रभाव नहीं जमा सके। सदी के अंत तक अंग्रेज़ों ने मैसूर 1799 और मराठों 1818 में को हराकर दक्षिण पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने मैसूर को भी हरा दिया और मराठों को भी हरा दिया, ठीक है, और ख़ुद कब्जा कर लिया। कहाँ पर, दक्षिण भारत में। क्योंकि स्थानीय शासक में क्या था, यूनिटी नहीं था, एकता नहीं था। एकता रहता तो अंग्रेज़ हार जाते, लेकिन मैसूर हार गए, मराठे हार गए, क्योंकि मैसूर और मराठों में खुद ही नहीं जमता था। टीपू सुल्तान और मराठों में भी वार चलता था। स्थानीय शासकों ने यूरोपीय तकनीक अपनाई। यूरोप तो यही चाहता ही था, ब्रिटिश, डिवाइड एंड रूल, उसका मेन पॉलिसी होता है, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। तो स्थानीय शासकों ने यूरोपीय तकनीक अपनाई, लेकिन आंतरिक एकता की कमी थी, इंटरनल यूनिटी की कमी थी। तो इसलिए सदी के अंत तक, जब 17वीं सेंचुरी के अंत तक, मतलब 1800 का जब समय आया, उस समय अंग्रेज़ों ने मैसूर 1799 में ही और मराठों 1818 में इनको हराकर दक्षिण भारत पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और हैदराबाद एक अधीनस्थ राज्य बना रहा। अधीनस्थ राज्य मतलब नीचे काम करने वाला, अधीनस्थ मतलब ब्रिटिश के अधीन रहा, अंग्रेज़ों के अधीन ये रहा हैदराबाद। इंडिपेंडेंट नहीं रहा, एक अधीनस्थ राज्य बना हैदराबाद, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये वीडियो को देख लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को स्पेशली शेयर करें बीए के स्टूडेंट्स, पुणे यूनिवर्सिटी आर्ट्स के छात्रों तक जरूर पहुँचाएं इस वीडियो को। आप सबों का हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।